नमस्ते। मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जैलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है। पब्लिक फाइनेंस पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग करारोपण के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। करारोपण का प्रभाव बहुत विस्तृत है। एक ही वीडियो में हम लोग करारोपण से संबंधित सभी प्रभावों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो करारोपण के प्रभाव से संबंधित जो भी वीडियोस बनाएंगे उसे मैं पार्ट वाइज बांट दूंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, इस तरह से। तो आप लोग करारोपण के प्रभाव को समझने के लिए करारोपण के प्रभाव से संबंधित जितने भी पार्ट वाइज वीडियोस आएंगे उनको आप लोग जरूर देखिएगा। तो आज हमारा करारोपण के प्रभाव से संबंधित ये पहला वीडियो है। तो हम लोग यहाँ पर करारोपण के प्रभाव के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार जो है वो आय प्राप्त करने के लिए कर को एक हथियार के रूप में, एक औजार के रूप में प्रयोग करती है। यानी कि सार्वजनिक आय का एक टूल्स जो है वो टैक्स है। तो हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि सरकार जो है उसको केवल राजस्व प्राप्ति के माध्यम के रूप में ही कर को नहीं देखना है, बल्कि इसको ये भी ध्यान देना है कि जब वो करारोपण करती है, कर लगाती है, तो उसका अन्य क्षेत्रों में, जैसा आर्थिक या सामाजिक क्षेत्रों में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका भी उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे जो हम लोग देखेंगे कि करारोपण का जो प्रभाव है, करारोपण के माध्यम से सरकार जो है वो उपभोग और उत्पादन की क्रियाओं का नियमन कर सकती है, तेजी और मंदी जैसा स्थितियों को कंट्रोल कर सकती है, आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकती है, आय एवं धन की असमानताओं को दूर करने का प्रयास कर सकती है। तो इतने सारे काम जो है वो करारोपण के माध्यम से सरकार कर सकती है। और भी हैं जिसके बारे में मैं यहाँ जिक्र नहीं कर रही हूँ। तो जब भी सरकार टैक्स अप्लाई करती है तो उसके कुछ अच्छे प्रभाव पड़ते हैं और कुछ बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो यहाँ ये देखना पड़ता है कि जब सरकार करारोपण करती है तो उसके कितने अच्छे प्रभाव पड़ते हैं और कितने बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो यहाँ ये ध्यान देना पड़ता है कि करारोपण का जो है, अगर हम लोग आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करें तो उससे जो है उत्पादन, रोजगार एवं आय में किसी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि करारोपण के प्रभाव के संदर्भ में डाल्टन का क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक दृष्टिकोण से कराधान की सर्वश्रेष्ठ पद्धति वह है जो सबसे अच्छे अथवा कम से कम बुरे आर्थिक प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर डाल्टन कहते हैं कि सबसे अच्छा करारोपण का पद्धति वो होगा जिसके अच्छे प्रभाव अधिक होंगे और कम से कम उसके बुरे प्रभाव हों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि श्रीमती हिक्स का क्या कहना है। श्रीमती हिक्स कहती हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था पर उस देश की कर प्रणाली का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, कि उस देश की कर प्रणाली किस प्रकार है और उस देश की अर्थव्यवस्था पर वो क्या प्रभाव डालता है, ये श्रीमती हिक्स का कहना है। तो आगे हम लोग यहाँ ये भी ध्यान देंगे कि जो सरकार करारोपण लगाती है, कर अप्लाई करती है, तो इसका किसी भी प्रकार से आय, उत्पादन एवं रोजगार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि प्रोफेसर लर्नर ने क्या कहा है। प्रोफेसर लर्नर का कहना है कि कर संबंधी नीति अपनाते समय मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ या आधिक्य प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, अपितु अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना और तेजी मंदी को रोकना भी होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर लर्नर जो है वो करारोपण के प्रभाव के अंतर्गत तो बोलते हैं कि केवल आधिक्य प्राप्त करना या लाभ प्राप्त करना ही करारोपण का मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाया जा सके, स्थिरता रखा जा सके, ये भी इसका एक उद्देश्य होता है। और जैसे कि तेजी एवं मंदी जैसा जो उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं, इसको रोकना भी होता है। जब अर्थव्यवस्था में तेजी एवं मंदी जैसे स्थितियों को नियंत्रित कर लिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, तभी तो अर्थव्यवस्था में स्थिरता रहेगी।
क्योंकि तेजी एवं मंदी आने से अर्थव्यवस्था में जो है वो अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने करारोपण के जो प्रभाव हैं उसके बारे में अलग अलग जिक्र उन्होंने किया है। हम लोग देखेंगे कि प्रोफेसर डाल्टन क्या कहते हैं। प्रोफेसर डाल्टन का कहना है कि करारोपण के मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। इनका उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, वितरण पर प्रभाव पड़ता है और अन्य प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग पारी पारी से इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे कि करारोपण का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो करारोपण का उत्पादन पर प्रभाव जानने के लिए हम लोग इसको 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो होगा वो होगा कि करारोपण से काम करने, बचत करने एवं निवेश करने की योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा हो जाएगा कि काम करने, बचत करने एवं निवेश करने की इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ता है। और तीसरा हो जाएगा कि उत्पादन के गठन अथवा प्रतिरूप पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो अब हम लोग धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट वाइज जो है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि करारोपण का जो उत्पादन का प्रभाव है उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ बात करेंगे कि करारोपण से काम करने, बचत करने और निवेश करने की योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जब भी कर लगाया जाता है और ख़ासकर कर जो है वो अगर अनिवार्य वस्तुओं, आरामदायक वस्तुओं पर लगा दिया जाता है, विलासिता की वस्तुओं पर लगाया जाता है तो क्या होगा। तो हम लोग कर के प्रभाव के बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग पहले समाज को कुछ वर्गों में बांट लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो इन लोगों की आय पर जब सरकार कर लगाती है तो इससे क्या होगा कि इन लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है या जो क्रय क्षमता है वो कर के रूप में सरकार के हाथों में चली जाएगी। तो इन लोगों की जो खरीदने की क्षमता होती है, खरीदने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो ये व्यक्ति यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली लोग जो होते हैं तो ये लोग उन पैसों से अनिवार्य वस्तुओं को खरीद सकते हैं, कुछ आरामदायक वस्तुओं को खरीद सकते हैं। क्योंकि जब ये लोग अनिवार्य वस्तुओं के साथ कुछ आरामदायक वस्तुओं को भी खरीदेंगे, आराम करेंगे और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा ऊंचा उठाएंगे, अच्छा से भोजन वगैरह करेंगे तो उनका हेल्थ अच्छा होगा। क्योंकि अच्छी नींद भी ज़रूरी है। अच्छी नींद आएगी तो दूसरे दिन काम करने की जो क्षमता होगी वो अधिक रहेगी, वो लोग अपना फुल कैपेसिटी यूज़ करके काम कर पाएंगे। तो यहाँ होता ये है कि अगर उनसे परचेजिंग कैपेसिटी ले ली जाती है तो उनका जो वो लोग जो आरामदायक वस्तु या अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर उठाने के लिए जो वस्तुएं खरीदने चाहते हैं उनको वो नहीं खरीद पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उनकी जो काम करने की जो योग्यता होती है, जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो मिडिल क्लास फैमिली के साथ ऐसा होता है क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऊपर नहीं उठ पाता है। तो इस तरह से उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो उनका खान पान है, जो उनका आराम है, ये उनकी काम करने की क्षमता को बहुत प्रभावित करता है। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि धनी वर्ग के बारे में। जो धनी वर्ग है उनके पास पैसे अधिक होती है, ऑलरेडी उनके पास बहुत सारी वस्तुएं होती है। तो अगर उनसे कर के रूप में पैसे लिए भी जाते हैं तो इससे उनकी काम करने की योग्यता या क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। उनकी सापेक्षिक स्थिति पहले जैसे रहती है, बाद में भी वैसी रहती है, तो उनका इस स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम लोग गरीब वर्ग की बात करें समाज के, तो गरीब वर्ग में क्या होता है कि समाज में बहुत सारे लोग इतने गरीब होते हैं कि वो लोग कर देने के बाद में कुछ भी बचत नहीं कर पाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि कर देने से उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है और कम हो जाती है और वो लोग कुछ आवश्यक वस्तुओं को भी सही रूप से नहीं खरीद पाते हैं और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो नीचे ही बना रहता है। तो इसका असर क्या पड़ता है, उनकी काम करने की योग्यता और क्षमता पर पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अलग अलग वर्ग जो रहते हैं तो उन पर अगर कर लगा दिया जाता है तो इससे उनकी जो कार्य करने की जो योग्यता है, जो क्षमता है, तो
पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि उनकी बचत करने की क्षमता कैसे प्रभावित होती है। तो एक बात ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति जब भी कर का भुगतान करता है तो वो अपनी बचत राशि से ही कर का भुगतान करता है। तो जब व्यक्ति, या हम लोग बात करेंगे कि समाज का वो वर्ग जो अपनी आय में से कुछ हिस्सा बचत कर सकता है, तो अगर वो अपने बचत का जो पैसा है, जो अमाउंट है, उसी में से ही वो टैक्स का भुगतान करता है, कर का भुगतान करता है, तो उसकी बचत जो है वो कम हो जाती है, उसकी बचत करने की क्षमता जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि अपना बचत का एक हिस्सा उसने सरकार को कर के रूप में दे दिया है। तो इस तरह से उनकी बचत करने की क्षमता जो कम होती है। लेकिन समाज के कुछ वर्ग होते हैं जो लोग कुछ भी बचत ही नहीं कर पाते हैं, और टैक्स देने के बाद तो उनके पास और भी कुछ नहीं बचता है, तो फिर वो लोग क्या बचत करेंगे। तो इस तरह से उनकी बचत करने की क्षमता पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग बचत ही नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि चाहे प्रत्यक्ष कर लगाया जाए या अप्रत्यक्ष कर लगाया जाए, तो किसी भी प्रकार का कर जब लगा दिया जाता है और उसके वजह से कीमतों में वृद्धि हो जाती है, तो लोगों की जो बचत करने की क्षमता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उपभोग पर उन्हें अधिक व्यय करना पड़ता है। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में तो किसी तरह का चेंजेस नहीं होता है, लेकिन उनके खर्चे जो हैं वो ज़रूर बढ़ जाते हैं और वो लोग बचत नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि कर का जो प्रभाव रहता है वो बचत पर बुरा ही रहता है। फिर हम लोग देखेंगे कि निवेश पर इसका क्या असर पड़ता है। जो भी बचत की जो राशि होती है, उन्हीं बचत की राशि का निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जब कर लगाने से व्यक्ति का बचत ही कम हो जाता है, तो उससे क्या होगा, पूंजी निर्माण कम हो जाएगा और निवेश भी कम हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि टैक्स लगाने से निवेश जो है वो भी हतोत्साहित होता है, क्योंकि बचत पहले ही प्रभावित हो जाता है। जब बचत प्रभावित हो जाता है तो इससे निवेश भी प्रभावित होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो में ये बात किया कि उत्पादन पर जो कर का प्रभाव पड़ता है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा की कि काम करने, बचत करने एवं निवेश करने की योग्यता पर करारोपण का क्या प्रभाव पड़ता है। अब जो हम लोग बात करेंगे कि काम करने, बचत करने और निवेश करने की इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में, यानी कि इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और इस वीडियो के लिए इतना ही। इसी चैप्टर को, इसी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।